Hello and welcome to the Sambhav. Friends, my name is Abhishek Tiwari. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म इन प्रेजेंट टाइम, राइट? एंड एक एक हमेशा डिबेट होती है कि मार्क्सिज्म आज के टाइम पर रेलिवेंट है या नहीं. बहुत सारे सपोर्टर्स ऑफ मार्क्सिज्म बोलते हैं यस इट इज, फॉरगेट अबाउट, आई मीन रेलिवेंस, द क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंस, इट इज मच मोर रेलिवेंस देन एवर बिफोर. बट जिसके जो अपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं नहीं, मार्क्सिज्म इज डेड. सो कुछ ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म इन प्रेजेंट टाइम. फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक विच यू कैन गो थ्रू इट. सो बिफोर वी गो और delve into the topic, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, what do you think comrades? You know that comrades term is particularly for those who are the part of that proletarian party, right? So actually I should not be using that terms to all, because you all are not the part of that proletarian party, right? So my basic question is, what do you think, whether it is relevant or not? I mean, some may say that, you may comment on the comment box. कुछ लोग बोल सकते हैं yes they are, कुछ लोग बोल सकते हैं नहीं, yes नहीं है. So before we, I mean again we delve into this topic more, इस टॉपिक की जरूरत क्यों है? बेसिकली हमें ये जानने की जरूरत है. तो कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे इन लेट 20th सेंचुरी जो इंडिकेट करते हैं कि मार्क्सिज्म रेलेवेंट नहीं है. अब वो कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर एक ओपिनियन डेवलप हो गया कि नहीं, मार्क्सिज्म की जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट मार्क्सिज्म रेलेवेंट ही नहीं है आज की डेट में. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो डेवलपमेंट हुआ था वो 1970s में हुआ था, चाइनाज एडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इफ यू विल सी. और ऐसा क्यों है? क्योंकि चाइना एक टाइम पर अपने आप को चैंपियन ऑफ द मार्क्सिस्ट फिलॉसफी बोलते थे. और हुआ ये कि 1970s में उन्होंने अपनी ही इकोनॉमी को टुवर्ड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर शिफ्ट कर दिया. तो लोगों ने बोला कि चाइना ने इसका मतलब कुछ लिमिटेशंस फाइंड आउट की हैं मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में, ये मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है उसमें, और देयरफॉर चाइना ने वो फिलॉसफी अबैंडन कर दी है. हेंस मार्क्सिज्म इज नो मोर. So you can see the development of China's adoption from Mao to the present day, right? The second जो एक major जो event हुआ था, that is fall of the Berlin Wall. You know, Berlin Wall was bifurcating Germany in two parts, Eastern Germany and Western Germany. Eastern Germany was in the sense the representative of the Soviet ideology, basically Marxist ideology. Western Germany was representative of basically or under the influence of capitalist ideology. And you know what happened, that ऐसा बोलते हैं and historians say that कि वेस्टर्न जो जर्मनी था उसने बहुत अच्छा डेवलप किया था एज कम्पेयर टू ईस्टर्न जर्मनी. डेमोक्रेटिक राइट्स ज्यादा थे वेस्टर्न जर्मनी में, ईस्टर्न में थे या नहीं, दैट इज डिबेटेबल क्वेश्चंस. इन सब चीजों को देखते हुए पीपल ऑफ द ईस्टर्न जर्मनी रिवोल्टेड अगेंस्ट दैट बाइफर्केशन एंड दे वेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, right? So that is often stated as the end of the Soviet influence over the Eastern Germany and the fall of the Berlin Wall, जो basically Berlin Wall जो डिवाइड करती थी ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी को. और इस इवेंट को ऐसे सेट किया गया था कि नो, मार्क्सिज्म की डिफीट हुई है, बेसिकली ये सोवियत की डिफीट हुई है, राइट? एंड दिस वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, इफ यू नो. Again, the third or the most significant event that the collapse of USSR in 90s with the end of the Cold War, and this led to the end of the Cold War, right? So USSR, you know, was a champion of the Soviet ideology, Marxist ideology, and together with that, it's a satellite states like Estonia, Lithuania, right? Moldovan, Ukrainian, so many states were there, right? So USSR कोलैप्स हो गया, उसका पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो गया, उसकी पॉलिटी कोलैप्स हो गई. तो लोगों ने ये बोला कि जो यूएसएसआर का जो मॉडल था वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की बेसिस पर था. नाउ द यूएसएसआर मॉडल हैज कोलैप्स्ड, देयरफॉर द मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो किसी भी यूज की नहीं है, एंड हेंस मार्क्सिज्म इज नो मोर रेलेवेंट. अगेन एक चीज और देखी गई, जो अदर टुगेदर विद व्हेन यूएसएसआर collapsed, it led to the fall of other East European satellite communist states, which I explained you, like Ukraine and all, right? So you know the present day crisis is linked with this, and in few video, if you want, I can create more videos about that how Ukraine और जो present day crisis है कैसा है, but I guess काफी कुछ लोगों ने बोला उस पर, right? So and fifth, you know,
ऐसी सही कई सारी कंट्रीज थी जो थोड़ा सा फेवर करती थी टुवर्ड्स यूएसएसआर, ये कुछ अच्छे टर्म्स इनके साथ, लाइक इंडिया ने भी 1990s में एलपीजी रिफॉर्म किए थे, और एलपीजी रिफॉर्म को ऐसे पोर्टे किया जाता है कि इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट नेचर ऑफ द इकोनॉमी टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट नेचर ऑफ द इकोनॉमी। सो ये सब कुछ ऐसे इंटेलिजेंट हुए थे जो इंडिकेट करते हैं कि मार्क्सिज्म रेलिवेंट नहीं है। एंड यू नो ऑल दिस इवेंट जो हुए, दिस लेड टू यूफोरिया इन द वेस्ट, and particularly this fall of the USSR was celebrated across USA, across Western liberal democratic countries, right from Tokyo to New York. I mean, you can see this kind of cartoons were made. You can see Joseph Stalin is there, right, and then Lenin is there, and Karl Marx is there, and the coffin, they are taking coffin to the graveyard. So it is indicating that ये coffin basically indicate कर रहा है communist ideology को, right, and it is dead and it doesn't exist at all, right? So that kind of narrative was being set back then. Francis Fukuyama, one of the biggest champion of US-led capitalist world, wrote the term end of the history, and he went on saying that what we may be witnessing, he's talking about, he's giving the commentary during the 1990s and when the USSR collapsed. So he's stating that what we may be witnessing is not the end of the Cold War, but the end of the history as such, and that is the end point of man's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy. That end of the history, Marx explained that history of evolution है mankind की, और जो peak इसका होगा वो तब होगा जब capitalism collapse होगा, socialism, and thereafter communist आएगा। यहाँ पर फ्रांसिस फुकुयामा कह रहे हैं, since capitalist ideology has defeated the Marxist ideology, and now the capitalist ideology is all pervasive, therefore that is the end of the human history, right? And there is no further debate, and there will be the universalization of Western liberal democracy led by the capitalist world. So अभी तक जो ये पॉइंट से बेसिकली ये सब वो इंडिकेट कर रहे थे कि मार्क्सिज्म रेलिवेंट नहीं है, बट जो मार्क्सिस्ट के जो सपोर्टर हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, मार्क्सिज्म very much relevant, not only very much relevant but much more relevant than ever before. Let's look into this YouTube video, and that will give you a very fair idea about what is happening across the world, what was the debate basically. It's generally agreed that Marx had a profound effect on the thinking of humanity. BBC polls at the turn of the century pronounced Marx to be the most influential person in the world's history, actually, and that's in an imperialist country like Britain. In 2008, when the crisis hit, suddenly, whereas before, when the Soviet Union collapsed, we were met with the spectre of Chancellor Kohl holding up a copy of Lenin's Imperialism and Marx's Capital, and throwing them away. When we were confronted with the spectre of Francis Fukuyama, US Reagan-sponsored ideologue, telling us it was the end of history. History ended with capitalism. There was no higher form of society or state than that which embodied the exploitation of man by man, nation by nation. That was the triumphalism of the bourgeois ideologues at the fall of the Soviet Union. So you can see that they are the champion of the Marxist ideology, and they are telling that what Francis Fukuyama said and what US was propagating back then, and they are telling that no, it is not. It is very much relevant, and he cited an evidence of 2008 recession, right, evident, and that shows that era, sorry, not that era, 2008 जो phase है वो indicate करता है कि Marx is very much relevant. मैं आगे के इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कैसे वो इंडिकेट करता है, बट ऐसा क्यों एक डिबेट फिर डेवलप हो जाती है। वो बोलते हैं, जो सपोर्टर ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं ठीक है, वी एक्सेप्ट दैट कि यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ है, एंड यूएसएसआर वाज लेड बाय द स्टालिन्स रेजिम, बट एक टॉपिक वो बोलते हैं कि नहीं, जो स्टालिन का जो मॉडल था दैट वाज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, एंड हेंस फोर द यूएसएसआर का जो कोलैप्स हुआ है दैट इज
has nothing to do with the collapse of Marxist ideology, right? Therefore you cannot say. So there is a contrast in interpretation of the nature of Stalin-led regime of USSR, and henceforth detractors say that, I mean the supporter of Marxist ideology say that वो जो ideology है Stalin की, that has nothing to do with the Marxism, so therefore you cannot equate with the Marxist ideology. But capitalists बोलते नहीं है, and Stalinism was the true champion or representative of the communism. To counter it, लियोन ट्रोट्स्की का जो आर्गुमेंट है वो यूज करते हैं हम लोग. ट्रोट्स्की इनकी हिस्ट्री में कभी आपको बाद में बताऊंगा, बट चूंकि टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, तो ट्रोट्स्की बोलते हैं कि कोई भी जो मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टालिनिज्म का जो मॉडल है, ट्रोट्स्की अकॉर्डिंग मार्क्स स्टालिनिज्म का जो मॉडल है और जो कम्युनिज्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. अभी कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यूसी बोलते हैं कि जो नेशनलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी है नीड्स डेमोक्रेसी, जो मार्क्स ने इन्विजन की थी, स्टालिन ने जस्ट अपोजिट किया, कोई डेमोक्रेसी ही नहीं थी. देयरफॉर ट्रोट्स्की वेंट ऑन सेइंग दैट सिंस देयर इज अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी, henceforth it cannot be equated with the socialism or communism idea envisioned by the Karl Marx, and hence ये मॉडल मार्क्सिज्म के इक्वल नहीं है और लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेग्नेशन आएगा और ये कोलैप्स होगा. एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द 1970s, इकोनॉमी डिक्लाइन इन इकोनॉमी, एंड देन देयर वाज अ फेलिंग रेट ऑफ ग्रोथ इन सोवियत इकोनॉमी. सो ट्रोट्स्की ने जो प्रेडिक्ट किया था एक्चुअली में वही हुआ. सेकेंड पर्सपेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ मार्क्स ये है कि मार्क्स ने क्या किया है, कैपिटलिस्ट जो मॉडल होगा कैसे उसका डेवलपमेंट होगा, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, और उसके एक सर्टेन फीचर्स हैं. तो हम ये देखेंगे जो मार्क्स ने जो वो फीचर्स बोले थे, जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा और एक टाइम पर आएगा जब पीक कर जाएगा, इसके बाद फिर रिवोल्यूशन होगी, क्या वो चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं. तो मार्क्स ने जो फीचर्स बताए थे वो हम लोग थ्रू एनालाइज कर रहे हैं. टेड ग्रांट और मार्क ग्लिक का एक पेपर है द करंट क्राइसिस 1987, वो उसको एनालाइज कर रहे हैं, एंड दे विल सी कि जो मार्क्स ने जो फीचर्स बोले थे क्या वो हम देख रहे हैं इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. सो फर्स्ट जो है फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट, राइट. सो यू कैन सी मार्क्स ने बोला था कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बढ़ेगी आगे, रेट ऑफ जो प्रॉफिट वो डिक्लाइन होगा. तो मार्क ग्लिक ने अपने पेपर में साइट किया है 1899 में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो प्रॉफिट था दैट वाज अराउंड 22%. फास्ट फॉरवर्ड अराउंड 100 ईयर्स, 1983 में जो प्रॉफिट हो गया 10% हो गया. और आज के डेट में अगर आप देखोगे रिलायंस का या किसी भी कंपनी के जनरल जो प्रॉफिट होता है 5% के आसपास होता है, बेस्ट फिगर आप देखेंगे तो मार्क्स ने जो बोला था देखो सही भी हो रहा है कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट जो मॉडल है वो आगे अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता जा रहा है. सो हेंसफोर्थ मार्क्स तो अभी भी सही है. सेकंड उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया था मार्क्स ने कि स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि देखना ऐसा होगा कि जो पीरियड्स ऑफ बूम होगा, ड्यूरेशन ऑफ जो बूम होगा जिसमें इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही होगी वो ज्यादा होगा, बड़ा होगा, और वो ड्यूरेशन जिसमें इकोनॉमी खराब कर रही है वो ड्यूरेशन कम होगा स्टार्टिंग में. बट जैसे जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैच्योर होगी जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिसेशन का पीरियड ज्यादा हो जाएगा और ग्रोथ का पीरियड कम हो जाएगा. और एग्जैक्टली हम वही देखते हैं. उसी 1928 का जो डिप्रेशन फेज था वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था टू बी ऑनेस्ट, राइट. इसके बाद 1973 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसने थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लिया. ईस्ट एशियन जो क्राइसिस आया 1997 का उसने और थोड़ा ज्यादा टाइम लिया. 2008 का 2008 में जब रिसेशन आया वो 2016 के आसपास नॉर्मलाइज हुआ था, राइट. तो यू सी कि कितना ज्यादा ड्यूरेशन अब हो रहा है और फिर से वापस वी आर नॉट इन द गुड शेप राइट नाउ, वी विल सी पर्टिकुलरली फ्रॉम द कोविड ऑनवर्ड्स, एंड उसके बाद एआई आ गया है. सो जो पीरियड्स अब जो आई वुड से रिसेशन है, आई मीन नॉट इकोनॉमी नॉट डूइंग गुड है, वो ज्यादा हो रहा है देन पीरियड्स ऑफ डूइंग गुड. सो एग्जैक्टली यही मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था. थर्ड जो आर्गुमेंट दिया था कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बढ़ेगी जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो क्या होते जाएंगे, वो बेसिकली खत्म होते जाएंगे, एंड दे विल बी सबज्यूम्ड बाय हुम, बिगर बुर्जुआ, राइट. यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं. और ऐसे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा. यानी कि
कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में ज़्यादा वेल्थ आएगा और बहुत सारे लोग जो बिजनेस मैन होंगे छोटे छोटे वो साइडलाइन हो जाएंगे और वो पॉपुलराइजेशन हो जाएगा उनका, राइट। इसको साइड करने के लिए मैं बताऊँ एग्जाम 99% जो ऑक्सफैम का जो डिबेट है 1% कि 1% लोग 99% एसेट्स होल्ड करते हैं। तो सेकंड जो आर्गुमेंट है जो मार्क ग्लीक ने दिया हुआ है 90% जो वेल्थ ऑफ द यूएस है टॉप 500 यूएस कंपनीज के हाथों में है, राइट। सो दैट इटसेल्फ इंडिकेट कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। नाउ अगेन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ मासेस। यू नो परचेजिंग पावर यानी कैपेसिटी टू परचेज समथिंग। तो मार्क ग्लीक ने एक पेपर साइट किया है कि जापान में अगर आप देखोगे जापान में आपको 170 येन डेट लेना पड़ता है 100 येन अर्न करने के लिए। यूएस में 1.02 डेट लेना पड़ता है डॉलर आपको $1 अर्न करने के लिए, राइट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो 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 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो डेट में है। ईएमआई इकोनॉमी का भी एग्जांपल दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है, राइट। सो इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस जो हो रही है आपकी वो इंडिकेट कर रही है कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो एग्जैक्टली ही मार्क्स ने बोला और हम यही देख भी रहे हैं। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्वेलिंग ऑफ रिजर्व आर्मी दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन वर्कफोर्स। तो मार्क्स ने बोला था कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट मैच्योर होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाएगा, अनएम्प्लॉयड जो वर्कफोर्स है उसका साइज बढ़ता जाएगा। एंड एग्जैक्टली व्हाट वी आर विटनेसिंग नाउ, राइट। You can see rampant employment and unemployment has been increasing. And you know, it is often stated, now the AI is there, so millions is at the verge, millions and millions are at the verge of getting unemployed. So again the Marx is right. Now increase, Marx ये भी बोलते हैं कि जैसे जैसे इनफैक्ट अनएम्प्लॉयड तो ठीक है बट जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर वर्किंग आवर्स का प्रेशर बढ़ेगा एंड उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा। तो मार्क ग्लीक ने इसको साइड भी किया है। एग्जांपल्स वाई मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड लैंग्वेज एंड कंडीशंस ऑफ इनफोर्स्ड लेजर्स, पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयड लोगों की बात करें, अदर मिलियंस विद गुड लक to remain at work find themselves subjected to ever increasing pressure to work longer hours with lower pay and worse conditions and to spend the maximum exertions of their nervous system and muscle power in the cause of greater wealth generation. आपको कुछ मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यू कैन लिंक दिस विद टॉपिक की हाउ जो कंपनी फाउंडर्स और कंपनी ओनर्स आर डिमांडिंग मोर आवर्स फ्रॉम लेबर क्लासेस 70 आवर्स। यू कैन लिंक इट विद द 70 आवर्स डिबेट, राइट। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एक बैंकर्स की जॉब अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब, आई मीन दे हैव बीन वर्किंग फॉर 15 to 16 आवर्स, राइट। So on the one hand you see people are ready to work but they are not getting job, but on the other hand those who are lucky to get the job they are working more than 16 hours 17 hours. So you can see, तो मार्क्स ने जो फीचर्स प्रेडिक्ट किए थे यू कैन सी कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म मैच्योर कर रहा है वो हो रहे हैं और जब एक सारी कंडीशंस मैच्योर हो जाएंगी कैपिटलिस्ट पीक पर आ जाएगा, इसके बाद ही तो कम्युनिज्म आएगा। यही मार्क्सिस्ट सपोर्टर्स का बोलना है। तो वो बोलते हैं कि नहीं मार्क्स ने जो बोला वो सही है और वो हो भी रहा है। सो यू कैन नॉट डिनाई दैट मार्क्सिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है और ये मार्क्सिज्म का रेलेवेंस नहीं है। दे जस्ट सिंपली स्टेट्स दैट कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, आइडियोलॉजी है, जो मॉडल है बेसिकली वो मैच्योर कंडीशंस पे नहीं आया है। जिस दिन आएगा उसके बाद अपने आप रेवोल्यूशन होगी, फिर कम्युनिज्म आएगा। फिर एक पर्सपेक्टिव यूज किया था विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल वाज द हार्डकोर सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म और विंस्टन चर्चिल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो कैपिटलिज्म के अंदर टेंडेंसी है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन वेल्थ की है इन फ्यू हैंड्स। तो जो मार्क्सिस्ट जो सपोर्टर वो यूज करते हैं चर्चिल का आर्गुमेंट कि उसे तुम्हारे ही सपोर्टर ने चीज बोली हुई है, तो जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुम इसको क्यों डिनाई कर रहे हो कि मार्क्स की बातें गलत हैं, ये मार्क्स रेलेवेंट नहीं है। मार्क्स तो रेलेवेंट है, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन हमें ये इंडिकेट करता है कि मार्क्सिज्म जो है रेलेवेंट है और उसका हम इम्पैक्ट भी आज की डेट में देखते हैं। जैसे मार्क्स के आने से क्या हुआ, जो एवल्स ऑफ कैपिटलिज्म थे वो हाईलाइटेड हुए थे। हम लोग जो फ्री स्टेट, जो फ्री इकोनॉमी के जो मॉडल था, लेसेस फेयर जिसको बोलते हैं, वो सोशल डेमोक्रेसी को शिफ्ट हुए थे। अगर आप देखोगे तो कैपिटलिस्ट स्टॉप टेकिंग वर्कर्स फॉर ग्रांटेड। बहुत सारे लेबर राइट्स हुए थे, लेबर मूवमेंट जो वेस्ट में हुए, फिर लेबर राइट्स दिए गए, फिर बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी मीजर्स अडॉप्ट किए गए। तो मार्क्स की जो आइडियोलॉजी बेसिकली चेक ऑन कैपिटलिज्म है, ठीक है। सो इट हैज द टेंडेंसी टू टर्न इनटू ऑटोक्रेटिक। सो it states when it would turn autocratic, Marxism would be needed to mobilize the workers.
So Marxism is very much relevant. No one can deny it. So with this, I'm leaving this topic and I'm requesting from you that please think कि आप लोगों का क्या take है, whether Marx has not lost relevance completely or it is still relevant. Please do let us know in the comment box. This is the summary you can use. मैं इस लिंक को अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा. These are the sources: Zegno and Horlombus and Mark Leake and Ted Grant paper. Please do give me the feedback, and I will try to create more videos, particularly in the domain of which are very much important for the social awareness. This is a homework. Please go through it. We are the 99%, and do let me know about it. With this, all the best, and please like, subscribe, share. Thank you so much. All the best.